नमस्कार छात्रों, मैं आनंद पांडे आज आपको काव्य शास्त्र का द्वितीय भाग पाश्चात्य काव्य शास्त्र का द्वितीय भाग पढ़ाऊंगा, अरस्तु का काव्य सिद्धांत। जैसा कि आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा था कि प्लेटो कौन था, प्लेटो का समय और प्लेटो के काव्यशास्त्री विचारों को आपने पढ़ा था और सबसे ज़्यादा आपने प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का विस्तार से अध्ययन किया था और प्लेटो के काव्य संबंधी मान्यताओं को आपने पढ़ा था। आज हम काव्य शास्त्र की पाश्चात्य काव्य शास्त्र की दूसरी क्लास पढ़ने चल रहे हैं। दूसरी क्लास में हम अरस्तु के काव्य सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अरस्तु के 3 काव्य सिद्धांतों का अध्ययन आपको करना है। पहला अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, फिर उसके बाद विरेचन सिद्धांत, फिर इसके बाद त्रासदी सिद्धांत। इन तीनों का आपको अध्ययन करना है छात्रों। तो देखिए, हम लोग इसे पढ़ें उससे पूर्व हम परीक्षा के दृष्टिकोण से भी तैयार होते चलें। हमारा उद्देश्य न केवल इन सिद्धांतों को पढ़ना है बल्कि परीक्षा की भी तैयारी हमारी होनी चाहिए। पूरी परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो ताकि छोटे से छोटा भी क्वेश्चन, हमारा एक भी क्वेश्चन अरस्तु के बारे में यदि पूछा जाता है तो वो छूटने न पाए, सारे प्रश्न हम आसानी से हल कर सकें। इस तरह की प्रवृत्ति को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए छात्रों, मैं आपको पहला जो प्रश्न बनता है अरस्तु पर वो ये बनता है कि अरस्तु का जीवन परिचय दीजिए। हाँ जी हाँ दोस्तों, अरस्तु का जीवन परिचय दीजिए। इससे 2-3 बातें क्लियर हो जाएंगी। पहली बात तो अरस्तु के समय के विषय में आप जान पाएंगे। दूसरी बात, अरस्तु की काव्य संबंधी मान्यताएं किस तरह से विकसित हुई हैं वो आप समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अरस्तु का सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कब हुआ था। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। कितने में? 384 ईसा पूर्व में, तथा इसकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व तथा मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई और इसका जन्म मकदूनिया, जन्म स्थान इसका क्या है? मकदूनिया का स्टेगेरिया नामक स्थान, मकदूनिया राज्य का स्टेगेरिया नामक स्थान। अब इसके बाद इसके पिता का नाम निकोमाखस था। ठीक है, निकोमाखस तथा इसके पिता राजा अभ्यूकस के राज्य बैठे थे। राजा अभ्यूकस के राजवैद्य थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिता का प्रभाव पुत्र पर अवश्य पड़ता है, उसी तरह से अरस्तु के पिता निकोमाखस का
प्रभाव अरस्तु पर पड़ा, और क्योंकि वे राज्य वैद्य थे इस कारण से अरस्तु भी धीरे धीरे वैद्य संबंधी मान्यताओं को सीखता गया, अर्थात चिकित्सकीय मान्यताओं को वह भी कुछ न कुछ अनुकरण करके आगे सीख रहा था। फिर इसके बाद देखिए, अरस्तु की माता का नाम फैस्टिस था। माता का क्या नाम था? माता फैस्टिस। फिर इसके बाद इसके बारे में ये प्रचलित है कि इसकी माता जो फैस्टिस थी वो भी बहुत ही शिक्षित थी, और दोनों पिता और माता के शिक्षित होने के कारण इन दोनों की जीवनचर्या बहुत ही अद्भुत ढंग से चलती थी, जिसका प्रभाव अरस्तु पर पड़ा, और वह बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो गया था। फिर इसके बाद एक समय आता है कि जब अरस्तु केवल 12 वर्ष का था, ठीक है, तभी इसके माता पिता की मृत्यु हो गई। माता पिता का देहांत हो गया, और देहांत होने के बाद इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी इसके राजा अभ्यूकस द्वारा प्लेटो द्वारा शिष्यत्व प्रदान करवाया गया। यानी इसके गुरु कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो के काव्य सिद्धांतों को आपने पढ़ा है, प्लेटो का समय भी आपने पढ़ा है, तो प्लेटो का प्रभाव भी अरस्तु पर धीरे धीरे पड़ रहा था। अरस्तु का जो मूल नाम था वो अरिस्तोक्लिस। यदि आपसे कभी पूछा जाता है कि प्लेटो का मूल नाम क्या था, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि इसका मूल नाम अरिस्तोक्लिस था। अब इसके बाद लगभग सन 368 ईसा पूर्व में 368 ईसा पूर्व के आसपास यह प्लेटो द्वारा स्थापित शिक्षा अकादमी में प्रवेश लेता है। जैसा कि आपको बताया गया है, शिक्षा अकादमी में प्रवेश लिया। फिर इसके बाद जहाँ धीरे धीरे वह सभी विद्याओं को सीखता चला गया, और कुछ ही क्षणों में वह अपने गुरु प्लेटो का सबसे प्रिय शिष्य के रूप में प्रचलित हो गया। ये इसके जीवन का दूसरा पड़ाव है। अब प्लेटो अरस्तु के बारे में क्या कहता है, मैं अब वो आपको बताऊंगा। प्लेटो अरस्तु के बारे में ये बताता है कि यह चलती फिरती पाठशाला था। इसका कारण क्या था कि अरस्तु जो था वह किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन था। जैसे चल रहा है फिर भी वह किताबें पढ़ रहा है, और इसने अपने घर में ही एक पुस्तकालय, बड़ा सा पुस्तकालय बना लिया था, और सभी पुस्तकों का यह अध्ययन विशेष रूप से कर रहा था। फिर इसके बाद जब प्लेटो की मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हो जाती है, तब 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु को प्लेटो की शिक्षा अकादमी में उचित पद नहीं मिला, जिस कारण से उसने अपने गुरु के आश्रम को छोड़ दिया। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसकी गुरु भक्ति कम हुई, क्योंकि जब तक प्लेटो थे तब तक वह उस विद्यालय में रहा। आप केवल इस बात से समझिए कि 368 ईसा पूर्व में उसने प्रवेश लिया, और
47 ईसा पूर्व तक वह रहा। यह जो अरस्तु था प्रारंभ में उसने बेहतरीन शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद प्लेटो द्वारा स्थापित शिक्षा अकादमी में ही इसने शिक्षण कार्य करना भी शुरू कर दिया और बहुत दिनों तक अरस्तु ने इस शिक्षक अकादमी में शिक्षण कार्य किया। फिर उसके उपरांत प्लेटो जो अरस्तु जो था, जब इसके गुरु की मृत्यु हो गई तब इसे जो पद मिलना चाहिए था वह पद नहीं मिला, जिस कारण से उसने अपने गुरु प्लेटो द्वारा स्थापित शिक्षा अकादमी को छोड़ दिया और वह अपने मित्र को लेकर उस स्थान से मकदूनिया से धीरे धीरे वह प्रस्थान कर गया। और इसके मित्र का नाम था जेनोक्रेटीज। अब जेनोक्रेटीज को लेकर वह एथेंस, जहाँ की प्लेटो की शिक्षा अकादमी थी, वहाँ से जेनोक्रेटीज को लेकर वह प्रस्थान कर जाता है और वह एस्सास नामक नगर में पहुँचता है, जहाँ एस्सास के राजा हरमियास, यहाँ एस्सास नगर के राजा कौन थे? हरमियास। हरमियाज के राज्य में वह पहले छोटी सी नौकरी प्राप्त किया। उसके बाद इसकी प्रतिभा से अर्थात अरस्तु की प्रतिभा से प्रभावित होकर के एस्सास के राजा हरमियाज ने इसे अरस्तु को क्या बना दिया? एस्सास नगर का राजवैद्य बना दिया और अपनी दत्तक पुत्री तथा भांजी, हरमियाज की भांजी, जिसे उसने गोद लिया था, जिसे आप दत्तक पुत्री भी कह सकते हैं, दत्तक यानी गोद लेना, अपनी भांजी से इसने, हरमियाज ने अपनी भांजी से इसका विवाह भी करवा दिया और इसकी पत्नी का नाम विथियास था। ठीक है, हरमियाज की भांजी और अरस्तु की पत्नी का क्या नाम था? विथियास। किंतु अरस्तु जो था इसका वहाँ भी मन नहीं लगा। कुछ दिनों उपरांत वह एस्सास नगर से भी प्रस्थान कर जाता है और एस्सास नगर से प्रस्थान करने पर वह एक सुंदरी से भी विवाह करता है। लेकिन सुंदरी से विवाह होने के उपरांत मेसोडोनिया के जो राजा थे वो अरस्तु को अपने 12 वर्ष के पुत्र को शिक्षा देने के लिए आमंत्रित करते हैं कि अब वो कौन थे इसे मैं आपको बता रहा हूं। फिलिप का 12 वर्षीय पुत्र कौन था? सिकंदर। जो सिकंदर था सिकंदर जो था वह राजा फिलिप का पुत्र था और जो केवल 12 वर्ष की अवस्था में था। फिलिप ने जब ये जाना कि प्लेटो के शिष्य अरस्तु
आमुक स्थान पर आए हुए हैं, तो तुरंत ही वे फिलिप संदेश भेजते हैं और अरस्तु को बुलवाया जाता है। अरस्तु सिकंदर को शिक्षा देना प्रारंभ करता है और शिक्षा देकर उसे एक चक्रवर्ती सम्राट बना देता है। जब 344 ईस्वी में 344 ईसा पूर्व में जब सिकंदर अपने विश्व विजय अभियान पर चलता है, तब जो अरस्तु है वह सिकंदर का साथ छोड़ करके वह वापस राजा फिलिप के पास आकर रहने लगता है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि 344 ईस्वी में सिकंदर विश्व विजय अभियान पर चलता है। फिर वहाँ से अरस्तु जो था वह सिकंदर की शिक्षा पूरी करके वह राजा फिलिप के पास पुनः वापस लौट आता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि फिलिप की मृत्यु उसी वक्त जब वह आता है फिलिप के पास, तभी फिलिप की मृत्यु हो जाती है, यानी मैसेडोनिया में फिलिप की मृत्यु हो जाती है और सिकंदर भी वापस लौट रहा होता है, उसकी भी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। अब मैसेडोनिया में वह लाइसियम नामक एक अकादमी की भी स्थापना करता है। लाइसियम नाम की एक शिक्षा अकादमी की स्थापना करता है जो बालकों को शिक्षा देने के लिए थी। लेकिन जैसे ही सिकंदर अपने विश्व विजयी अभियान से वापस लौट रहा होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मैसेडोनिया में राजा फिलिप के प्रति विद्रोह हो गया और राजा फिलिप की मृत्यु के उपरांत और सिकंदर की मृत्यु के उपरांत मैसेडोनिया वालों का विद्रोह, मैसेडोनिया वाले राजा के प्रति लोगों का जन आक्रोश उमड़ आता है। और अरस्तु द्वारा, क्योंकि अरस्तु जो था वह मैसेडोनिया के राजा फिलिप और उसके पुत्र सिकंदर का भी वह गुरु था, तो उसके प्रति जनता में बहुत बड़ा आक्रोश उमड़ पड़ा था। अतः उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और उस आरोप से बचने के लिए वह यूबोइया यानी मैसेडोनिया से दूर यूबोइया नामक स्थान पर शरण लेता है और वहाँ पर 322 ईसा पूर्व में, पूर्व तक वर्तमान रहता है, 322 ईसा पूर्व में इस दार्शनिक की जीवन ज्योति समाप्त हो जाती है। तो अरस्तु का मोटा मोटा यदि हम जीवन परिचय जानना चाहें तो अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि एक मैं अति संक्षिप्त में आपको बताऊं तो इसकी माता का नाम क्या था? फैक्टिस था। इसके पिता का क्या नाम था? इसके पिता का नाम निकोमाखस था। गुरु का क्या नाम था? तो आप बता सकते हैं प्लेटो था। यह किसका गुरु था? अर्थात सिकंदर का यह गुरु था। इसके जीवन की लीला कितने प्रक्रमों में होती है? तो मैं मोटा मोटा यदि बांटना चाहूँ तो 3 प्रक्रम में होती है। यानी जब यह पैदा हुआ, यानी 384 ईसा पूर्व में, 384 ईसा पूर्व में पैदा हुआ, तो वहाँ से लेकर लगभग 368 ईसा पूर्व तक,
384 से 68 ईसा पूर्व तक इसकी प्रथम लीला चलती है। फिर उसके बाद जब इसके गुरु 368 के बाद जब वह अपने गुरु प्लेटो के पास आता है तो वहाँ से लगभग 20 वर्षों तक यह अपने गुरु के साथ एथेंस में रहता है और गुरु की मृत्यु के उपरांत वह वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। तो वहाँ से इसके जीवन को यदि हम बांटना चाहें तो 3 पड़ावों में बांट सकते हैं। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अरस्तु के जीवन का प्रथम पड़ाव क्या है, कब से कब तक माना जाता है, तो आप बता सकते हैं कि इसके जन्म से 12 वर्ष तक। फिर उसके बाद पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि 368 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 347 ईसा पूर्व तक। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि यह सिकंदर का गुरु कब बना, तो आप यह कह सकते हैं कि 342 ईस्वी में राजा फिलिप ने जब इसे आमंत्रण दिया। 347 ईसा पूर्व में जब राजा फिलिप ने इसे आमंत्रित किया तब तब वहाँ जाता है और जा कर के 347 ईसा पूर्व में 347 ईसा पूर्व में वह जाता है और सिकंदर को शिक्षा देने का काम करता है। फिर इसके बाद जब सिकंदर की जनता यानी सिकंदर के गृह राज्य मेसोडोनिया में सेना द्वारा जब अरस्तु का विद्रोह किया जाता है तो वह मेसोडोनिया छोड़कर अपना अंतिम समय यूबोइया के टापू पर व्यतीत करता है और 322 ईसा पूर्व में इसकी जीवन ज्योति बुझ जाती है। पूरा इसका जीवन वृत्त यदि ये बनता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। फिर इसके बाद अब हम चलते हैं अरस्तु के द्वारा स्थापित विचारों पर, सिद्धांतों पर। तो अरस्तु का पहला सिद्धांत क्या है? अनुकरण सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि अनुकरण का अर्थ है कि दूसरे का देख करके सीखना, अर्थात कोई जो कुछ कह रहा है उसकी हम नकल करके सीख जाएं। अनुकरण सिद्धांत अरस्तु के गुरु प्लेटो ने भी दिया था, जिस कारण से इसको भी यानी अरस्तु भी अनुकरण सिद्धांत पर अपनी मान्यताएं प्रस्तुत करता है। ये मैं आपको बताऊं, उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरस्तु ने कौन कौन सी काव्य शास्त्रीय पुस्तकें लिखी हैं जिनको पढ़कर हम यह कह सकते हैं कि इसने काव्य संबंधी मान्यताएं भी प्रस्तुत की हैं। जैसे आप पहले ही जानते हैं कि यह क्या था, एक दार्शनिक था। तो जो दार्शनिक होता है, दार्शनिक की विचारधारा भी पूर्णतः दर्शन पर आधारित होती है और इसने लगभग 400 पुस्तकों को लिखा है। 400 पुस्तकों को लिखा है, जिनमें जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो राजनीति से संबंधित हैं और जो काव्य शास्त्र से संबंधित 3 ही पुस्तकों को अरस्तु ने लिखा है। अन्य पुस्तकों में राजनीतिक विचारधारा, तत्कालीन समय की स्थिति परिस्थिति का वर्णन, इस तरह की बातें उसमें प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। तो चलिए हम पुस्तकों का नाम देखते हैं। देखिए, इसकी 3 पुस्तकें हैं जो काव्य सिद्धांतों से संबंधित हैं।
जैसे पहली पुस्तक का इसका नाम है पेरिपोई एतिकेस। इसे यदि हम हिंदी में कहें तो इसका अर्थ होगा काव्य शास्त्र। ठीक है। अब इस पुस्तक में पेरिपोई एतिकेस में वह काव्य के मौलिक चिंतकों का विवेचन करता है। काव्य के मौलिक चिंतन। कभी कभी पूछ लेता है कि पेरिपोई एतिकेस किसकी पुस्तक है या पेरिपोई एतिकेस में किस बिंदु को लेकर बातें कही गई हैं। तो आप कह सकते हैं काव्य का मौलिक चिंतन पेरिपोई एतिकेस में किया गया है। फिर इसके बाद दूसरी पुस्तक है तेखेनस रिटोरिकेस। इसे आप भाषा शास्त्र कह सकते हैं। हिंदी में यदि कहना चाहें, अब भाषा शास्त्र में भाषण, भाषा एवं भावों की चर्चा की गई है। अगर इस पर इस तरह से भी घुमाकर प्रश्न बना सकता है कि भाषण, भाषा एवं भावों की चर्चा अरस्तु के किस पुस्तक में की गई है, तो आप कह सकते हैं तेखेनस रिटोरिकेस। फिर इसके बाद तीसरी जो पुस्तक काव्य शास्त्र से संबंधित है उसका नाम वसीयतनामा है। अब वसीयतनामा को दास प्रथा की मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र भी कहा जाता है। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम उद्घोष करने वाली पुस्तक कौन सी है, आपसे यदि यह पूछा जाता है तो वसीयतनामा है। या अगर इस तरह से भी आपसे पूछ लेता है कि दास प्रथा से मुक्ति के संदर्भ में सबसे पहली बार किसने विवेचन प्रस्तुत किया या किस पाश्चात्य काव्य शास्त्री ने दास प्रथा से मुक्ति की बात कही है, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि अरस्तु ने ऐसी बात कही है। अब देखिए, ये जो पेरिपोई एतिकेस है, यह पुस्तक काव्य शास्त्र से संबंधित सबसे चर्चित पुस्तक रही है। इसी पुस्तक में पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा की मूल भावना छिपी हुई है। इसी में अनुकरण संबंधी बातों का भी विश्लेषण किया गया है। इसीलिए मैंने अनुकरण सिद्धांत के बाद आपको इसकी पुस्तकों की चर्चा की, ताकि आप ये समझ सकें कि किस पुस्तक में किस बात का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए तो हम पेरिपोई एतिकेस के बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं। अब देखिए छात्रों कि पेरिपोई एतिकेस नामक ग्रंथ की जो रचना है वो 330 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी और इसके प्रथम अंग्रेजी अनुवादक टी वंसटैली, जिन्होंने आन पोएटिक्स नाम से इस पुस्तक का अनुवाद किया था, जिसकी रचना टी वंसटैली ने 1780 ईस्वी में किया। अब देखिए, जो टी वंसटैली ने पेरिपोई एतिकेस नामक पुस्तक का अनुवाद किया है, उस पुस्तक आन पोएटिक्स के अनुसार इस पेरिपोई एतिकेस पुस्तक में अध्याय 1 से 5 तक
क्या वर्णन किया गया है वो मैं आपको बताऊंगा। 1 से 5 तक में अनुकरणात्मक काव्य के रूप में अनुकरणात्मक काव्य के रूप में त्रासदी, ट्रेजेडी जिसे आप कहते हैं, फिर इसके बाद महाकाव्य, एपिक, फिर इसके बाद प्रहसन, कॉमेडी का विवेचन किया गया है। और उसके बाद अध्याय 1 से 5 तक में माध्यम, विषय और पद्धति के आधार, माध्यम, विषय और पद्धति का पारस्परिक भेद, पद्धति का पारस्परिक विभेद प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यानी अनुकरणात्मक अध्याय 1 से 5 में अनुकरणात्मक काव्य के रूप में त्रासदी यानी ट्रेजेडी, महाकाव्य यानी एपिक, प्रहसन यानी कॉमेडी का विवेचन किया गया है। माध्यम, अब जैसे कोई भी काव्य लिखा जा रहा है या किसी भी वस्तु का अनुकरण करके कोई भी रचना की जा रही है, तो उस रचना का माध्यम कैसा होना चाहिए, उस रचना का विषय क्या है और वह किस पद्धति को लेकर रचना लिखी गई है, इसके पारस्परिक विभेद का निरूपण किया गया है। इसके अलावा अध्याय 6 से लेकर अध्याय 19 तक, पेरिपोई एटिकेस के अध्याय 6 से अध्याय 19 तक विवेचन किया है अरस्तु ने। त्रासदी का विस्तार से विवेचन है। ठीक है, त्रासदी का, त्रासदी जो सिद्धांत है उसका विस्तार से, त्रासदी का विस्तार से विवेचन किया गया है। और भाषा, भाव, ठीक है, भाषा, परिभाषा, संरचना और भावों का वर्णन किया गया है। और का विवेचन है। अब देखिए, त्रासदी के संदर्भ में भी चर्चा, अगर आपसे पूछता है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की चर्चा कहाँ से कहाँ तक की गई है, तो अध्याय 1 से अध्याय 5 तक अनुकरण सिद्धांत की चर्चा की गई है, जिसमें अनुकरणात्मक काव्य में त्रासदी, ट्रेजेडी, महाकाव्य, एपिक और प्रहसन, कॉमेडी का विवेचन तथा माध्यम, विषय और पद्धति के आधार पर पारस्परिक भेद प्रस्तुत किया गया है। और अध्याय 6 से 19 तक त्रासदी का विस्तार से विवेचन किया गया है और त्रासदी की परिभाषा, त्रासदी की संरचना और त्रासदी के प्रभाव का भी निरूपण किया गया है। अब अध्याय 20 में, इस ग्रंथ के अध्याय 20 में पद,
पद विभाग और प्रवृत्ति का निरूपण किया गया है। ठीक है, पद विभाग और प्रवृत्ति का निरूपण अध्याय 20 में किया गया है और अध्याय 21 और 22 में पदावली और लक्षणा का निरूपण किया गया है। देखिए, अध्याय 21-22 में पदावली अर्थात कवि ने जो पदावली लिखी है। अब देखिए, यहाँ हम केवल काव्य के बारे में नहीं बता रहे हैं। अरस्तु के अनुसार काव्य की पदावली कैसी होनी चाहिए, क्योंकि पहले जब काव्य लिखा गया तो कोई उसका विशिष्ट सिद्धांत नहीं था। विशिष्ट सिद्धांत कब बनना शुरू हुआ? जब प्लेटो आता है, अरस्तु आता है। उससे पूर्व जो काव्य लिखे गए थे उनमें काव्य संबंधी प्रतिमानों का पूर्णतः निर्वाह नहीं हुआ था, लेकिन प्लेटो अरस्तु के आगमन के बाद काव्य का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करना प्रस्तुत हुआ। तो वह अरस्तु अपने ग्रंथ पेरिपोई एथिकेस में के अध्याय 21-22 में काव्य की पदावली कैसी होनी चाहिए और शब्द शक्ति अर्थात शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं, अभिधा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, इनमें से तीनों शब्द शक्तियों में से लक्षणा शब्द शक्ति का उल्लेख इसने किया है। लक्षणा शब्द शक्ति, देखिए, अभिधा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति होती है जिसमें किसी बात को एकदम सीधे सीधे कह दिया जाए। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है तो हूबहू वही नाम हो। उदाहरण के रूप में, वह गाय है तो वह गाय है। लेकिन यदि हम गाय का नाम नहीं जानते हैं तो अगर जैसे मान लीजिए किसी ने गाय को देखा और वह गाय का नाम नहीं जानता है तो वह उसका कोई एक विशेष लक्षण बताएगा कि उसके 4 खुर हैं, 2 कान हैं, उसका रंग सफेद है। तो ये क्या हुआ कि लक्षणा शब्द शक्ति हुई कि उस गाय का कोई न कोई लक्षण बताया जा रहा है, जिससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि वह शायद ही गाय होगी। इसमें बात फिक्स नहीं है कि गाय ही है। और व्यंजना जो शब्द शक्ति होती है यह पूरी तरह से व्यंग्यार्थ पर आधारित होती है। इसमें न तो गाय का कोई लक्षण होगा और न तो गाय का कोई विवेचन ही किया गया होगा। ये बात विद्यमान होती है व्यंजना में, अर्थात बात कहनी है गाय को और कहा दूसरा जाए, कहा जाए कि यह एकदम गाय है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति ही गाय है। यानी गाय जिस तरह से सुशील, सुंदर और श्रद्धावान होती है, सीधी होती है, उसी तरह से यह जो व्यक्ति है वह भी सीधा है। ठीक है, तो शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं, जिनमें से अरस्तु ने अपने ग्रंथ पेरिपोई एथिकेस में के 21 और 22वें अध्याय में शब्दों की पदावली और लक्षणा शब्द शक्ति का निरूपण किया है। फिर इसके बाद अध्याय 23-24 में अरस्तु ने महाकाव्य के लक्षणों का विवेचन किया है। महाकाव्य के लक्षणों का विवेचन किया है। फिर उसके बाद उसने अध्याय 25 में प्लेटो, अध्याय 25 में प्लेटो या अन्य विद्वानों की मान्यताओं का खंडन किया है।
देखिए छात्रों, अध्याय 25 में प्लेटो और अन्य विद्वानों के मतों का खंडन अरस्तु ने किया है, और पेरिपोइएटिकेस के 26वें अध्याय में उसने महाकाव्य और त्रासदी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है कि महाकाव्य और त्रासदी में क्या अंतर है, महाकाव्य किस तरह से त्रासदी से अलग है। त्रासदी जो होती है एक तरह की वो मानसिक स्थिति का अधः पतन होकर नई मानसिक स्थिति के जन्म लेने की कहानी त्रासदी में होती है, जबकि महाकाव्य किसी विशेष परंपरा को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वह सर्गों के माध्यम से होता है, जबकि जो ट्रेजेडी या त्रासदी होती है वह कब परिवर्तित हो जाए यह निश्चित नहीं होता है। इस तरह की प्रवृत्ति इसमें विद्यमान होती है। तो पेरिपोइएटिकेस में, एटिकेस के पहले से 5वें अध्याय में अनुकरणात्मक काव्य के रूप में त्रासदी, ट्रेजेडी, महाकाव्य, एपिक और प्रहसन का विवेचन किया गया है, अर्थात इसकी स्थापना की गई है। फिर इसके बाद अध्याय 6 से 19 में त्रासदी का विस्तार से विवेचन किया गया है। फिर इसके बाद अध्याय 20 में पद विभाग और प्रवृत्ति का निरूपण किया गया है। फिर अध्याय 21 और 22 में पदावली, काव्य की पदावली कैसी हो और लक्षणा शब्द शक्ति के निरूपण पर बल दिया गया है। अध्याय 23-24 में महाकाव्य के लक्षणों का विवेचन किया गया है। अध्याय 25 में प्लेटो व अन्य विद्वानों के मतों का खंडन करके अपने मत की स्थापना की गई है अरस्तु द्वारा, और अध्याय 26 में महाकाव्य और त्रासदी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर। अनुकरण सिद्धांत आखिर अरस्तु का है क्या, अब मैं वो बताऊंगा। अनुकरण, प्लेटो का जो अनुकरण सिद्धांत था, प्लेटो ने ये कहा था कि जो कवि है यह समाज हित का विरोधी है, क्योंकि वह सत्य से तिगुनी दूरी पर है। दूसरी तरफ उसके ही शिष्य अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत को विशेष रूप से परिवर्तित करके नए ढंग से प्रस्तुत किया और बताया कि अनुकरण का अर्थ होता है सीखना। अनुकरण का अर्थ ये नहीं कि सत्य से पलायन कर जाना, सत्य से दूर हो जाना। अनुकरण का अर्थ होता है किसी भी बात की हूबहू नकल न करके, बल्कि उसमें विद्यमान जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनका अध्ययन करना। ठीक है, तो छात्रों, जो अरस्तु थे उन्होंने काव्य अनुकरण के 3 मुख्य आधार माने हैं। पहला, भौतिक शास्त्र के आधार पर कला को प्रकृति की अनुकृति अरस्तु ने स्वीकार किया है। आर्ट इमिटेट्स नेचर फिजिक्स। ठीक है, आर्ट इमिटेट्स नेचर फिजिक्स, ये भौतिक शास्त्र के अनुसार कला प्रकृति की ही अनुकृति है। ऐसा क्या कहता अरस्तु ने, यह परिभाषा भौतिक शास्त्र के आधार पर दी है कि जो भौतिक जगत है अर्थात जो कला है वह प्रकृति का ही अनुकरण करती है, प्रकृति का ही। भौतिक शास्त्र के अनुसार अनुकरण की परिभाषा उसने दी है कि जो कला होती है वह प्रकृति का अनुकरण करती है, और राजनीति शास्त्र के अनुसार उसने अनुकरण की पद्धति ये बताई है कि कला का प्रकृति सादृश्य अनुकरण करती है, अर्थात जो सर्जक है अर्थात जो कवि है वह प्रकृति के समान ही नकल करता है। यहाँ ये बात उसने बताई है कि मेकिंग अ लिंकनेस और इमेजिनेशन ऑफ नेचर। इमेजिनेशन ऑफ नेचर यानी जो प्रकृति है उसने किसकी नकल की है, उसने जिस कल्पना की नकल की है प्रकृति ने,
उसी की नकल कवि भी करता है। अर्थात काव्य का जो करता है वह प्रकृति के समान ही अनुकरण करता है। और काव्य शास्त्र के अनुसार अरस्तु बताता है अनुकरण की परिभाषा कि मानव की भावाभूतियों और प्रवृत्तियों की अनुकृति कला है, कि मानव की जो भावनाएं हैं और मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं उसका जो अनुकरण करे वह क्या है, वह ही सबसे बड़ा अनुकरण है। मानव अपनी भावानुभूतियों और प्रवृत्तियों के अनुसार ही अनुकरण करना सीखता है। अगर मानव सद प्रवृत्ति वाला है तो वह जो कुछ प्रकृति में देखेगा तो उसमें सब सद बातों को ही वह देखेगा। यदि मानव कुप्रवृत्ति वाला है तो प्रकृति के बारे में कुप्रवृत्तिगत बातों का वर्णन करेगा। जैसे आपने देखा है कि कविताओं में कोई महाकवि श्रेष्ठ महाकवि हो जाते हैं, कोई केवल अपनी बात मनवाने के लिए अपने काव्य का सत्यानाश कर डालते हैं। तो इस बात पर अरस्तु जोर देता है और वह 3 आधारों पर अनुकरण की परिभाषा देता है। पहला, भौतिक शास्त्र के आधार पर यह कहता है कि जो प्रकृति है वह कला का प्रकृति जिसका अनुकरण करती है उसका अनुकरण ही कवि भी करता है। अर्थात कवि प्रकृति से दूर नहीं है, कवि प्रकृति के समान है। राजनीति शास्त्र के अनुसार यह बताता है कि जो कवि है वह प्रकृति के समान ही सारी बातों का निष्पादन अपने काव्य में करता है। और काव्य शास्त्र के अनुसार वह कहता है कि मानव जीवन की जो अनुभूतियां हैं उसी को काव्य सर्जक लिखता है, जिस कारण से उसकी अनुकृति मानव जनित है। ठीक है, 3 बातें वह कहता है और उसके बाद वह प्रकृति के अनुकरण के लिए कई सिद्धांतों का भी प्रतिपादन करता है। वह 3 बातें बताता है कि अनुकरण कैसा होता है। 3 तरह का होता है। पहला अनुकरण उस तरह का अनुकरण होता है जो जैसा है वैसा दिखाया जाए। अर्थात अगर मान लीजिए आप ही हैं, आपने जिस तरह के कपड़े पहने हैं, जिस तरह का आपका स्वरूप है, हूबहू ऐसी सत्य बात बताई जाए, ये पहला अनुकरण है। फिर इसके बाद वह अनुकरण की दूसरी प्रक्रिया के बारे में बताता है और कहता है कि वस्तु जैसी लगती है, जैसी लगती है या प्रतीत होती है, वैसी दिखाई जाए। फिर इसके बाद तीसरे तरह का अनुकरण वह यह बताता है कि जैसा देखना चाहता है, जो जैसा देखना चाहता है उसे वैसा दिखाया जाए। ठीक है, अनुकरण के 3 आधार वह सिद्ध करता है। पहला यह कहता है कि पहला कवि जो होता है, 3 तरह के सर्जक होते हैं या 3 तरह के कवि होते हैं, जो जैसा है वैसा ही दिखाता है। कोई कवि ऐसा है कि उसे कवि को जैसा लगती है वो बातें, वह उसी तरह की बात दिखाने का प्रयत्न करता है। और तीसरे तरह का अनुकरण करने वाला ऐसा होता है जैसा आप देखना चाहते हैं। जी हाँ छात्रों, जैसा आप देखना चाहते हैं वैसा उन्हें दिखाया जाए। उदाहरण के रूप में फिल्मों का यदि हम उदाहरण लें अरस्तु के सिद्धांत में, तब मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहले जो फिल्में बनती थी शुरुआत में लगभग 1952-51 के आसपास, तो जो व्यक्ति जिस तरह का था उसी तरह का दिखाया जाता था।
फिर उसके बाद प्रवृत्ति बदली और जिस तरह की वस्तुएं प्रतीत होती थी वैसी ही दिखाई जाने लगी। यानी लगभग 1970 के दशक से 1980-90 के दशक तक, 70 से 90 तक जो वस्तु जैसी प्रतीत होती थी वैसी दिखाई जाती थी जनता की प्रवृत्ति के अनुरूप। और अंत में जब जनता की प्रवृत्ति बदली, अर्थात वह सत्य देखते देखते चला आया और वह जैसा चाहता था वैसा देखते देखते जब चला आया फिल्म में, तब उसमें नई बात का समावेश किया गया कि वह जैसा चाहता था। अर्थात वर्तमान समय में जो फिल्में बनती हैं वह जनता की स्थिति को भांप कर कि किस तरह की फिल्में जनता देखना चाहती है उसी तरह की फिल्में दिखाई जाती हैं। इस तरह से 3 आधार होते हैं अरस्तु के अनुसार अनुकरण के। जो जैसा है वैसा दिखाया जाए, जैसी प्रतीत होती है वैसी दिखाई जाए, जो जैसा देखना चाहता है उसे वैसा ही दिखाया जाए। ठीक है छात्रों, कुल मिलाकर यदि हम एक परिभाषा लेना चाहें अरस्तु के अनुसार अनुकरण की क्या परिभाषा है, तो अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कलात्मक अनुभूति प्रक्षेपणी अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है, जिसमें संवेदना, अनुभूति, कला, कल्पना, आदर्श आदि के प्रयोग से वह अपूर्ण को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है और अनुकरणीय वस्तु जैसी थी वैसी होनी चाहिए इस बात का वह समर्थन करता है। अब देखिए अनुकरण के 3 मुख्य तत्व हैं। पहला प्रकृति, दूसरा इतिहास और तीसरा कार्यरत मनुष्य। कार्यरत मनुष्य अनुकरण के 3 प्रमुख साधन हैं, प्रकृति, इतिहास और कार्यरत मनुष्य। अब देखिए प्रकृति जो होती है वह किसका अनुकरण करती है? वह अदृश्य सत्ता का अनुकरण करती है। इतिहास किसका अनुकरण करता है? जो बीत चुका होता है। इति प्लस ह प्लस आस, अर्थात इतिहास शब्द इति प्लस ह प्लस आस से बना है। इति मीन्स पुराने समय में, ह मीन्स था, आस मीन्स ऐसा, ऐसा यानी पुराने समय में जैसा था वह उसका अनुकरण करता है। इतिहास वह लिखने का प्रयास करता है। और कार्यरत जो मनुष्य है, कार्यरत मनुष्य का तात्पर्य यहाँ कविता लिखने वाले से है कि कविता लिखने वाला किसका अनुकरण करता है? जो वह देखता है उसका वह अनुकरण करता है और वह उसको 3 रूपों में प्रस्तुत करता है कि जैसा आपने पूर्व में पढ़ा था कि वह जो वस्तु जैसी है या तो उसी रूप में वह लिख दे, या जो वस्तु जैसी है उसे उसी के अनुरूप किसी वस्तु से तुलना करके लिखे, या उसमें कुछ नया करने का प्रयास कवि करे, तो वो अनुकरण होता है। यहाँ देखिए अरस्तु जोर देते हैं कि काव्य लिखते समय संवेदना, अनुभूति, कला, कल्पना, आदर्श आदि के प्रयोग से जो कवि होता है वह जो अपूर्ण वस्तु है उसे पूर्ण करने का प्रयास करता है। इसके लिए देखिए छात्रों, अरस्तु जो है वह एक घड़े का उदाहरण लेता है। घड़े का उदाहरण लेकर वह अनुकरण को बताना चाहता है कि अनुकरण अर्थात घड़े के सामान कैसे है। जैसे यदि हमें घड़ा बनाना है तो सबसे पहले हम क्या एकत्रित करेंगे? जल हमें आवश्यक चाहिए, फिर मिट्टी चाहिए, मिट्टी में जल और मिट्टी के मेल से
अब हमें घड़ा बनाना है तो कुम्हार या चाक चाहिए, कुम्हार या चाक चाहिए, जिस पर वह चक्की लगाकर घड़े का निर्माण करता है और अंत में घड़ा बन जाता है। तो ये जो उदाहरण देता है, यह उदाहरण जो अरस्तु देता है, इस उदाहरण के माध्यम से वह बताता है कि जल क्या है, प्रयोजन है, मिट्टी क्या है, उपादान कारण है। फिर इसके बाद कुम्हार या चाक क्या है, निमित्त कारण है। फिर इसके बाद जो घड़ा है वो क्या है, मूल तत्व है। यानी यदि हमें घड़ा बनाना है तो सबसे पहले हमें जल चाहिए, उपादान कारण मिट्टी चाहिए और निमित्त कारण कुम्हार या चाक चाहिए, तब जा करके घड़ा तैयार होता है। उसी तरह वह अनुकरण के लिए ये बताता है कि यदि कवि काव्य सर्जन करने के लिए चलता है तो वह केवल अनुकरण जो करता है वह केवल जैसे जल की जितनी आवश्यकता मिट्टी में होगी उतना ही वह अनुकरण करता है, बाकी वह अपनी तर्क शक्ति के अनुसार लिखता जाता है। ठीक है छात्रों, ये पूरी तरह से संपन्न हो चुका। देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र कहीं न कहीं थोड़ा कठिन है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे उसी तरह से सरल होता जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप 3-4 बार देखेंगे तब जाकर के बातें स्पष्ट हो पाएंगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है अरस्तु का, वो क्या है, त्रासदी सिद्धांत। देखिए, त्रासदी सिद्धांत जो है वह ट्रेजेडी का पर्याय है। ट्रेजेडी के ही अनुसार काव्य सर्जन शुरू होता है। अब त्रासदी में मनोविकारों का विश्लेषण किया जाता है। अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत वह है जिसमें मनोविकारों का विश्लेषण होता है, अर्थात मस्तिष्क में व्याप्त होने वाले जो भी विकार हैं उनका धीरे धीरे विश्लेषण किया जाता है कि अर्थात मस्तिष्क में कौन कौन सी बुराइयां विद्यमान हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए किस तरह की विधि अपनाई जानी चाहिए। अरस्तु कहता है कि दो पिटी एंड फियर इफेक्शन ऑफ द प्रॉपर परग्यूशन ऑफ दीज इमोशंस, अर्थात भाव और मनोविकारों की परम शुद्धि का नाम ही त्रासदी है। अब देखिए कि यह सिद्धांत वह अपने पिता से अनुकरण करके सीखता है। वो कैसे, मैं वो आपको बताऊंगा। इसके पिता जो थे वो निकोमाखस थे। निकोमाखस कहाँ के राज्य वैद्य थे? वे राजा अभ्यूकस के राज्य वैद्य थे, जिसका प्रभाव मैंने आपको जीवनी में पढ़ाया था कि निकोमाखस क्योंकि वैद्य थे तो उन दवाइयों द्वारा व्यक्ति के मस्तिष्क में व्याप्त जो रेचक तत्व हैं, जो हानिकारक तत्व हैं, उन्हें दूर करने की प्रक्रिया ही विरेचन है। वो बताते हैं कि रेचक द्रव्यों द्वारा, अरस्तु बताते हैं रेचक
द्रव्यों द्वारा शरीर के मल अपशिष्ट और बीमारियों का शुद्धिकरण कर उन्हें स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया होती है। उसी तरह जो मनुष्य होता है, मनुष्य जिसका अनुकरण करे, अर्थात अधिकांशतः लिखी हुई बातों का मनुष्य अनुकरण करता है, तो रेचक शब्दों द्वारा, ऐसे शब्द जो मनुष्य को प्रभावित करें, उन शब्दों के माध्यम से मानव के मस्तिष्क में व्याप्त मल अपशिष्ट और कुविचारों को दूर कर शरीर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को ही विरेचन सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। अब विरेचन सिद्धांत के बारे में एक बहुत पुरानी प्रथा थी यूनान की, जो इसमें समाहित होती है, उसकी चर्चा करता है अरस्तु की। एक देवता है यूनान में, एक देवता है दियोनिउस। जब यूनान का नव वर्ष आता है तो वहाँ इस देवता के उत्सव मनाने की प्रक्रिया थी और इसमें एक प्रार्थना की जाती थी। इस प्रार्थना के द्वारा पाप शुद्धि की योजना ही विरेचन है। यह अरस्तु बताता है कि दियोनिउस जो देवता हैं, इनका जब उत्सव मनाया जाता है तो सभी लोग उस प्रथा में एकत्रित होते हैं, एकत्रित होकर एक साथ प्रार्थना करते हैं। तो उस प्रार्थना के माध्यम से लोगों के मन में जो अनावश्यक तत्व हैं, जो उनके दिमाग में अनर्गल बातें हैं, उन बातों का नाश हो जाता है। उनके स्थान पर सद्विचार संबंधी बातें स्थान ले लेती हैं। ये बताता है अरस्तु। इसके संदर्भ में, इस सिद्धांत के संदर्भ में अन्य विचारकों ने भी मत दिए हैं कि लिबी एक विद्वान है, वह यह कहता है कि त्रासदी, अरस्तु का जो त्रासदी सिद्धांत है वह यूनान के एक अंधविश्वास पर आधारित है। किस पर आधारित है? यूनान के अंधविश्वास पर आधारित है। फिर इसके बाद अगले विचारक हैं, वो ये बताते हैं कि जो यह त्रासदी सिद्धांत है, यह उत्सव के माध्यम से विपत्ति का नाश करते हैं। उत्सव के माध्यम से किसका नाश करते हैं? विपत्ति का नाश करते हैं। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में उदाहरण लें तो जैसे ही देखिए दीपावली का त्योहार आता है, हमारे यहाँ नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। उसी तरह से यूनान में भी कोई उत्सव दियोनिउस देवता का होगा, तो नवरात्रि का जब उत्सव मनाया जाता है तो इसका कारण क्या है वो आप समझिए। नवरात्रि तब शुरू होती है जब वर्षा ऋतु का धीरे धीरे अंत होने लगता है और वर्षा ऋतु के बाद साफ सफाई की अत्यंत ही आवश्यकता होती है। अब अगर त्योहार न आता तो जिस तरह से व्यापक ढंग से पूरा भारत एकत्रित होकर नवरात्रि से पहले अपने सभी घरों की साफ सफाई करता है और अगल बगल जो कूड़ा कचरा एकत्रित है उस कूड़े कचरे को वह नष्ट कर देता है और चारों तरफ शुद्धि का माहौल हो जाता है। तो एक तरफ तो त्योहार के माध्यम से
हम अपनी परंपराओं को निभा रहे होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कारण उसमें क्या है कि हमारी परंपरा के माध्यम से जो हमें डेंगू, मलेरिया, हैजा या अन्य बीमारियां जो बहुत तीव्र गति से फैलने वाली थी, अब उनके फैलने की प्रक्रिया कम हो जाती है। हूबहू यही बात अरस्तु अपने त्रासदी सिद्धांत में भी व्यक्त करता है कि त्रासदी सिद्धांत में भी यही मूल बात विद्यमान है। फिर इसके बाद अब इसके बाद वह त्रासदी की 3 व्याख्याएं प्रस्तुत करता है। ठीक है, 3 तरह की व्याख्याएं: नीतिपरक, कलात्मक व्याख्या और इसके बाद मानसिक व्याख्या। तीन तरह की व्याख्याएं अरस्तु प्रस्तुत करता है। नीतिपरक व्याख्या ये कहता है कि इससे साफ सफाई इत्यादि हो जाती है। डियोनियस देवता की यदि हम पूजा करते हैं, एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में व्याप्त बुराइयां दूर हो जाती हैं, जिससे हम सत्प्रवृत्तियां करने लगते हैं। कलात्मक व्याख्या यह करता है कि चारों तरफ साफ सफाई इसी बहाने सब लोग तो कर लेते हैं सामूहिक रूप से, अर्थात पूरा जो यूनान है एक साथ इस देवता की प्रार्थना में एक साथ पूरे अपने देश, पूरे यूनान को वह साफ सफाई तो कर लेता है। और मानसिक व्याख्या ये है कि मस्तिष्क में व्याप्त बुराइयों और एक दूसरे के प्रति जो कटु वचन बोले हैं लोगों ने, उन बातों से वह दूरी बना लेता है। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम होली के त्यौहार को यूनान से तुलना करें, तो होली के त्यौहार पर हम देखते हैं कि चाहे कितनी भी बुराई हो, अगल बगल के एक दूसरे का मुंह न देखने वाले शत्रु होली के दिन अवश्य एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, अर्थात अपनी पुरानी बुराइयों को भूलकर नए मार्ग का प्रवर्तन करने की ओर अग्रसर होते हैं। तो वह अरस्तु जो है 3 तरह की व्याख्याएं प्रस्तुत करता है। अब इसके बाद विरेचन सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत अरस्तु विरेचन देता है कि विरेचन सिद्धांत क्या है, वह यह बताता है। विरेचन सिद्धांत के संदर्भ में अरस्तु विचार देता है कि धार्मिक क्रियाकलापों में सभी लोगों द्वारा एक स्थान पर एकत्रित होकर धर्म की चर्चा करने से हमें एक दूसरे की कमियों को जानने का अवसर मिलता है और उन कमियों को हम आगे न करने का संकल्प लेते हैं, और यह संकल्प हमारा सामूहिक संकल्प होता है, जिससे मानव समाज की इष्ट सिद्धि प्रभावपूर्ण ढंग से समाप्त होती है। अब इस विरेचन सिद्धांत से किन किन बातों की प्राप्ति होती है, अब मैं वो बताऊंगा। पहला, स्व की क्षुद्रता से मुक्ति। स्व की क्षुद्रता से मुक्ति, अर्थात जब हम धार्मिक चर्चा करने लगते हैं तो जो अपने को हम महान बता रहे होते हैं, वहाँ पर धार्मिक चर्चा करके हमारी जो अपने आप को महान बनाने की प्रवृत्ति थी वो समाप्त हो जाती है, और उस स्थान पर हम दूसरे को महान बताने लगते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात सभी में ईश्वर का अंश है, अर्थात मैं भी ईश्वर का अंश हूँ और दूसरा व्यक्ति भी ईश्वर का अंश है। जब यह धार्मिक चर्चा हुई तो जो कुप्रवृत्ति वाला व्यक्ति है वह इसे मस्तिष्क में बैठा लेता है और वह यह समझने लगता है यदि मैं उस व्यक्ति को हानि पहुंचाऊंगा तो क्योंकि उसमें भी ईश्वर का अंश है, इस कारण उसे कष्ट होगा। अगर उसे कष्ट हुआ तो ईश्वर को कष्ट होगा, ईश्वर को कष्ट हुआ तो मेरी हानि होगी। तो विरेचन से तात्पर्य है कि धार्मिक चर्चा करके
दूसरे के मस्तिष्क में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही विरेचन कही जाएगी। फिर इसके बाद कलात्मक प्रक्रिया। कलात्मकता, देखिए यह सुखद बात है जब दुख हमारा सुख में परिवर्तित हो जाए, तो उस बात को, दुख जब सुख में परिवर्तित हो जाए तो उस बात को लेकर हम परेशान नहीं होते और हमारे मन के जो भी कष्ट हैं वह धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। अब भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में क्या कहते हैं कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से तुलना मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि भारतीय और पाश्चात्य सिद्धांतों की तुलना छात्रों आप समझ सकें कि शोक का नाम भाव है। शोक का नाम क्या है? भाव है, और जिससे इष्ट वियोग उत्पन्न होता है। यदि हम एक साथ एकत्रित होकर धार्मिक चर्चा करें तो उस शोक का अंत हो जाता है। अब देखिए अरस्तु ने क्या क्या बातें काव्य के संदर्भ में बताई हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि काव्य की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब देखिए अरस्तु ने काव्य संबंधी जो परिभाषाएं दी हैं उसकी निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है पेरिपेतेया, इसका हिंदी अर्थ होता है स्थिति विपर्य। स्थिति विपर्य। अरस्तु के अनुसार ऐसी बात जिसमें दुखांतक कथानक के अंदर ऐसा परिवर्तन हो जो कार्य व्यापार की विपरीत दिशा में नया मोड़ ला दे। यह मोड़ संभाव्यता और आवश्यकता के अनुसार होता है। संभाव्यता और आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। अर्थात स्थिति विपर्य ये है कि व्यक्ति ने जब उपरोक्त बातों का अर्थात अनुकरण अच्छे से कर लिया, त्रासदी को अच्छे से समझ लिया, तो व्यक्ति की स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन में एक नया प्रतिमान स्थापित हो जाए, वह स्थिति विपर्य के अंतर्गत आएगा। पहली विशेषता यह है कि काव्य में स्थिति को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अर्थात काव्य को पढ़कर अचानक ही जो पाठक है वह सद प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होने लगे। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है अग्नग्नो ऋषिस, अर्थात इसका हिंदी अर्थ लें तो हम इसे अभिज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, अभिज्ञान अर्थात अरस्तु ये कहता है कि हम यदि कवि किसी नए विषय पर लिखने चल रहा है तो वह पुराने विषय से जोड़कर बातों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए नए रूपों में परिवर्तित करते हुए आगे बढ़ता जाए। अर्थात जो कवि है उस विषय को इतनी प्रगाढ़ता के साथ समझ ले कि जिससे काव्य लिखने में और लिखने के बाद पाठक को काव्य पढ़ने में कभी भी उबाऊपन की स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। फिर इसके बाद मिमेसिस शब्द को बताता है अरस्तु कि मिमेसिस का अर्थ होता है अनुकरण, अर्थात ऐसा अनुकरण कवि करे जिससे कि पाठक को कहीं भी कोई भी बात झूठी न प्रतीत हो, बात सत्य प्रतीत हो, सार्थक प्रतीत हो और उसमें भावना का समावेश बिल्कुल ही यथार्थ स्थिति के अनुरूप होना चाहिए। फिर इसके बाद कथारसिस अर्थात विरेचन जो हमने पढ़ा, कथारसिस यानी विरेचन अर्थात व्यक्ति के व्यवहार में किसी ऐसी बात का समावेश हो कि व्यक्ति काव्य को पढ़ने के बाद उसकी मन स्थिति बदल जाए,
किसी ऐसी स्थिति को वह देखे जिससे वह नया कार्य करने के लिए आगे बढ़ता जाए। फिर अगली बात उसके काव्य में है माइथास। माइथास अर्थात कथा वस्तु, अर्थात जो काव्य लिखा जा रहा है उसकी घटना में प्रारंभ, मध्य और अंत होना चाहिए। प्रारंभ कैसा हो? आकर्षक हो। मध्य कैसा हो? विस्तृत और साधारणीकरण करने वाला होना चाहिए। फिर इसके बाद कथा का अंत कैसा हो? ज्ञानवर्धक हो, शिक्षाप्रद हो। ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होना चाहिए। अर्थात माइथॉस का अर्थ यह बताता है अरस्तु कि कथा वस्तु जो भी हो उसमें प्रारंभ आकर्षक हो, मध्य विस्तृत होकर साधारणीकरण हर जगह करता रहे। अब ऐसा हो कि काव्य हमने लिख दिया और काव्य में किसी भी बात का विस्तृत विवेचन न हुआ हो, बात स्पष्ट न हुई हो और काव्य का निर्माण हम कर दें तो वह काव्य अच्छा काव्य नहीं कहा जाएगा और उसे काव्य की श्रेणी में, साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। उदाहरण के रूप में जैसे यदि हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करके कुछ लोगों की रिसर्च देश विदेशों में बिक्री की जाती है और उनके सिद्धांत विश्व में प्रचलित होते हैं, उनके सिद्धांत हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं। और कुछ ऐसे विचारक हैं जो रिसर्च करते हैं किंतु उनके जो रिसर्च किए हुए शोध प्रपत्र हैं वो धीरे धीरे काल के गाल में समाप्त हो जाते हैं। इस बात पर अरस्तु जोर देता है। फिर उसके बाद वह बताता है कि यदि कवि ने काव्य लिखा है तो उसमें एथोस अर्थात चरित्रांकन विस्तृत ढंग से होना चाहिए, अर्थात नायक की विजय होनी चाहिए, अर्थात जो सच्चाई पर चल रहा हो उसे ही विजेता दिखाना चाहिए। जो नायक हो वह सद्प्रवृत्ति वाला हो, शुरू से लेकर वह अंत तक सद्प्रवृत्ति करे। अन्यथा यदि नायक शुरू में कुप्रवृत्ति वाला हो और बाद में सद्प्रवृत्ति वाला हो, अगर ऐसा किया जाता है काव्य में तो कोई भी बालक जब उस प्रवृत्ति को पढ़ेगा तो वह भी उसी तरह का कार्य करेगा कि आमुख व्यक्ति तो इसी तरह का था, नायक इसी तरह का तो था, पहले वह एक तरह का डकैत था, बाद में जाकर वह बहुत महान व्यक्ति बना, तो मैं भी यही करूँगा। तो इस बात पर भी अरस्तु जोर देता है। फिर इसके बाद पाथोस अर्थात भाव। कोई भी काव्य सर्जन जब हो तो उसमें भावों का सुंदर समावेश होना चाहिए। भाव और विचार ऐसे हों जिसे पढ़कर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। अर्थात यदि हम रामचरितमानस पढ़ें तो राम बनने के लिए अग्रसर हो उठें, ऐसी भावनाओं का समावेश होना चाहिए। चाहे बालक रामचरितमानस पढ़े, चाहे बूढ़ा रामचरितमानस पढ़े, उसे हर जगह कल्याण ही कल्याण दिखाई देता है। ऐसे काव्य का सर्जन होना चाहिए अरस्तु के अनुसार। अंत में वह प्राक्सिस बताता है अर्थात कार्य व्यापार। जो काव्य लिखा जाए उसमें कार्य व्यापार का भी चिंतन होना चाहिए। अन्यथा जो काव्य है वह समाज में एक अलग पहचान न बनाएगा, वह लोगों को निष्कंटक बना देगा, निरर्थक बना देगा, आलसी बना देगा। कार्य का चिंतन अवश्य करना चाहिए कि जो नायक है वह या तो बहुत बड़ा शोधकर्ता होना चाहिए या तो वह कोई न कोई सर्जनात्मक कार्य करने वाला होना चाहिए। इस तरह की प्रवृत्ति पर अरस्तु जोर देता है। ठीक है छात्रों, अब अगले दिन जब हम मिलेंगे
तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के एक अगले विचारक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।